देखिए मीडिया में थोड़ा सा दो तीन चीजें कहूंगा। विनीता जी थोड़ा समय दीजिएगा मुझे। ऐसा है कि मीडिया के तीन स्टेजेस होती रही हैं शुरू से। मीडिया रिलेशन, मीडिया मैनेजमेंट और मीडिया कंट्रोल। मीडिया रिलेशन का मतलब ये होता है कि पत्रकारों के साथ व्यक्तिगत संबंध, अखबार मालिकों से, संपादकों से एक अच्छे संबंध, रिलेशनशिप, गुड ह्यूमर में, कभी लंच कर लिया नेताओं ने, कभी चाय पे बुला लिया, यारी दोस्ती, कभी छोटी मोटी मदद, किसी जरूरत हुई, काम हुआ, मान लीजिए पर्सनल किसी प्रॉब्लम है, कह दिया, हो गया। तो ये रिलेशनशिप होती थी पहले बहुत ज्यादा। ये 70% की बात कर रहे थे दुबे जी, उन 70% में रिलेशनशिप वाले बहुत लोग होते थे कि भाई उसमें कोई स्वार्थ वैसा लेन देन नहीं होता था पैसे का या किसी चीज का, लेकिन एक रिलेशनशिप होती थी। उस रिलेशनशिप में थोड़ा सा लिहाज भी लोग करते थे कि अरे भाई कोई किसी ने उटपटांग खबर किसी भेज दी, अगर किसी नेता के खिलाफ और उसके साथ एक अच्छी रिलेशनशिप है तो पत्रकार लोग उसको क्रॉस चेक कर लेते थे, उसका वर्जन ले लेते थे, या आप देखते थे अगर किसी लायक नहीं है तो छोड़ो उसको। मतलब एक रिलेशनशिप इस तरह की थी, कटुता नहीं होती थी। ये होता था मीडिया रिलेशन। पार्टियां भी रिलेशनशिप रखती थी। ऐसे ऐसे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में हुए हैं तिवारी जी ऐसे, जो हर रात को 10 बजे के बाद जो है वो 10 ब्यूरो चीफ और पॉलिटिकल एडिटर्स की लिस्ट रखते थे, एडिटर्स की, और उनसे पर्सनल फोन पे बात किया करते थे। वीर बहादुर सिंह जैसे मुख्यमंत्री थे जो कॉफी हाउस में पत्रकारों के साथ बैठ जाते थे। बहुत सारी, मतलब तब वो एक जमाना था जब मुख्यमंत्रियों से, नेताओं से मिलना बहुत सहज होता था। मतलब बिना अपॉइंटमेंट के हम सब लोग चले जाते थे, घूमते घामते और अंदर चले जाते मिलते। आजकल तो असंभव था ये सब चीजें। तो वो मीडिया रिलेशन का दौर था, मीडिया रिलेशन का युग था। उसके बाद आता है मीडिया मैनेजमेंट, जिसकी बात अभी सुनील जी कर रहे थे। उस मैनेजमेंट में दो स्तर पे मैनेजमेंट होता था। एक मैनेजमेंट तो ये होता था कि जो संबंधित लीड रिपोर्टर है, पॉलिटिकल जर्नलिस्ट हैं, ब्यूरो चीफ हैं, एडिटर्स हैं, उनको मैनेज करो। आप कैसे मैनेज करो? जो पैसे से मैनेज हो जाए उसे पैसे से मैनेज करो, जो काइंड से मैनेज हो जाए उसे काइंड से मैनेज करो, जो शाम के सांस्कृतिक कार्यक्रम से मैनेज हो जाए उसको वैसे मैनेज करो। और अगर ज्यादा मैनेज करना है तो फिर अखबार समूहों को विज्ञापन वगैरह देके मैनेज करो। सरकारें, पॉलिटिकल पार्टी सब करती थी, लेकिन उसमें भी एक लिहाज होता था। विज्ञापन देते थे, लेकिन खबर खिलाफ छप जाती थी तो यही फोन आता था, अरे भाई क्या क्या बात है, क्या नाराजगी है दुबे जी, क्यों नाराज हो गए? ऐसा तो कुछ नहीं है, चलिए एक पेज आपको और दिया। इस तरह की बातें हुआ करती थी। उसके बाद की स्टेज आती मीडिया कंट्रोल। मीडिया कंट्रोल का मतलब ये होता है कि ठीक है हम विज्ञापन देंगे, लेकिन तब देंगे जब आप हमारा गुणगान करोगे, और अगर विज्ञापन से भी नहीं मानते हो तो हमारे पास दूसरे तरीके भी हैं। क्योंकि मीडिया एक उद्योग है, बड़ा अखबार चलाना, टीवी चैनल्स, एक इंडस्ट्री है, फैक्ट्री है, और उसमें तमाम सारे वही सारे नॉर्म्स लागू होते हैं जो फैक्ट्रियों पे लागू होते हैं। और उसी तरह कई चीजों का वायलेशन भी होता है। कहीं पे जो हमारे वेतन आयोग है उनका पालन नहीं हो रहा है, कहीं जमीन अगर मान लीजिए किसी और नाम से ली गई हो, कुछ हो रहा है। बहुत सारे, जैसे उद्योगों में तमाम सारी कमियां होती है, वैसे अखबार और इनमें भी बहुत सारे दिक्कतें आती हैं हर चीज। तो फिर वो नीचे चीजें निकाली जाती हैं, फिर वो एजेंसीज और कानून और इन विभागों का इस्तेमाल किया जाता है। ये मीडिया कंट्रोल है। उसमें फिर सीधे सीधे जो ग्रुप है, जो ओनर है या एडिटर की भी कोई उसमें बहुत बड़ी हैसियत नहीं होती कंट्रोल में। ओनर सीधे मैनेज हो जाते हैं। या तो उसमें इन्वेस्टमेंट करा दिया जाएगा किसी बड़े कारपोरेट घराने का, इन्वेस्टमेंट हो जाएगा तो फिर उसके हिसाब से चीजें तय होंगी, या सत्ता के तमाम जो तंत्र हैं वो अपने तरीके से करेंगे। तो बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं, वो कंट्रोल का होता है। इमरजेंसी में जैसे मीडिया कंट्रोल की स्थिति आ गई थी, सीधे सीधे सेंसरशिप लग गई थी। तो ये तीन स्टेजेस है, मीडिया रिलेशनशिप, मीडिया मैनेजमेंट और मीडिया कंट्रोल। तो ये तो मैंने आपको मोटा मोटा एक चीज बताई, और तीनों दौर में ये सब चीजें होती रही हैं। कुछ लोग रिलेशन के हमारे लिहाज में जो है अलाइन हो जाते हैं, कुछ जैसा कि दुबे जी ने कहा वैचारिक रूप से अलाइन होते हैं। मान लीजिए कोई कम्युनिस्ट है तो वो कम्युनिस्ट है, कोई संघी है, संघ से जुड़ा हुआ है, कोई कांग्रेस विचारधारा का है तो उस हिसाब से, तो वैचारिक, कोई सोशलिस्ट विचारधारा के लोग हैं तो कुछ वैचारिक आग्रह भी हुआ करते थे, और अभी भी होते हैं। हम लोग के जमाने में भी, मतलब जब हम उस दौर में रिपोर्टिंग या जर्नलिज्म बिल्कुल पूरी तरह से सक्रिय थे तो इस तरह की चीजें होती थी। लेकिन आज के दौर में थोड़ा सा स्थिति बदल गई। आज के दौर में तो क्या हो गया कि जो विभाजन रेखा है वो बड़ी वर्टिकल हो गई है। पहले भी ऐसा नहीं था कि हम लोग पत्रकारों के बीच में मतभेद नहीं थे, लेकिन मतभेद भी होते थे और शाम को आराम से प्रेस क्लब में बैठ के वो मतभेद सुलझ भी जाया करते थे। उसमें फिर सारे भेद विभेद मिट जाते थे कि कौन संघ से जुड़ा है और कौन जो है वामपंथी है और कौन जो है समाजवादी है और कौन सोशलिस्ट है। वहां तो एक ही होता था, सब जामपंथी हो जाते थे।
वो एक दौर होता था। और वो सारे जो है मतभेद, उस तरह का एक हंसी खुशी का माहौल था। सामाजिक कार्यक्रमों में, व्यक्तिगत कार्यक्रमों में, निजी कार्यक्रमों में सब एक दूसरे से मिलते जुलते थे, आते जाते भी थे। हम लोग आपस में जो है कई बार तंज भी कर देते थे, सुनने को भी मिलता था। मतलब ये एक हंसी खुशी का माहौल होता था कोई बहुत, और व्यक्तिगत मदद भी करते थे एक दूसरे की। अगर किसी कोई समस्या हो गई, कोई संकट हो गया, तो फिर ये नहीं देखते थे कि वो किसी विचारधारा का है या किसके साथ है। तो ये दूसरा, आज की तारीख में थोड़ा वर्टिकल डिवीजन ये हो गया, या तो आप सरकार के साथ हैं या सरकार के खिलाफ है, या तो आप रवीश कुमार हो जाइए या बड़ो गोस्वामी हो जाइए, बीच का कोई संतुलन का कोई स्पेस ही नहीं बचा है। अजीब स्थिति है। मतलब अगर मैं खुद अपने से देखता हूं कि जब मैं कभी मान लीजिए कोई बात मुझे सरकार की समझ में आती है कि ठीक किया सरकार ने, मैं उसकी अगर तारीफ करूंगा तो तुरंत आ जाएगा, मुझे ब्रांड कर दे देगा, आप तो सत्ता के साथ हो गए। और अगर मैं सरकार के किसी नीति के खिलाफ बोलूंगा तो तुरंत ब्रांड कर दे देगा, आप तो कांग्रेसी हो गए या विपक्षी। ये जो अजीब स्थिति, ये पहले नहीं होती थी। तो ये एक पॉलिटिकल डिवीजन जो मीडिया में हो गया, ये बड़ी दुखद। और अब तो स्थितियां ये हो गई है कि मतलब विरोध तो छोड़िए, शत्रुता तक की स्थिति होने लगी है। एक दूसरे से बात न करना, वो न करना, वो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इसलिए मैं कहता हूं, और मैं इसके भी खिलाफ हूं। देखिए, क्षमा कीजिएगा, जैसे तो तमाम सारे टर्म गढ़ दिए गए कि साहब फलाने, जो जिसको मुख्य धारा का मीडिया कहता हूं, उसके लिए एक शब्द गोदी मीडिया कर दिया गया। मैं शब्द का इस्तेमाल इसलिए नहीं करता हूं कि उसमें काम करने वाले पत्रकार जो है, आप बड़े स्तर के जो लाखों कमाने वाले टॉप लेवल को छोड़ दीजिए, बाकी पत्रकार तो हमारे आपके जैसे हैं, वो भी नौकरी कर रहे हैं। उनसे जो कहा जाएगा वही करेंगे। वो क्या करेंगे? वो रिपोर्टर या वो सब एडिटर या वो प्रोड्यूसर या इवन एंकर्स भी, एंकर्स को कमांड पीसीआर से मिलता है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उनकी अपनी मजबूरियां होती है। आप खुद चैनल में रही हैं, आप चैनल, तो अब हर आदमी तो नौकरी है दांव पर लिए घूमता नहीं है कि 50 आदमी नौकरी छोड़ करके हम आ जाएंगे सड़क पर। भाई हर आदमी नहीं। कितने लोग नौकरी छोड़ने के बाद सक्सेसफुल हैं आज यूट्यूब के जरिए भी, सोशल मीडिया के जरिए गिनती के नाम है। एक बयाब का नाम हो गया, अजीत अंजुम हो गया, विशाल शर्मा हो गए, साक्षी जोशी हो गए, रवीश भी अब आ गए उसी लाइन में, या पुण्य भूषण बाजपेयी, गिनती के नाम है। और वो आप लोग कैसे चला रहे हैं आप ही लोग जानते हैं। वो चुनौती कितनी कड़ी है आप लोगों के सामने, हर तरह से रिसोर्सेज जुटाना, पूरा मेंटेन करना है। तो हर आदमी के लिए मुश्किल होता है कि एकदम से नौकरी छोड़ के सड़क पे आ जाए। तो ये मजबूरियां, ये सीमाएं पत्रकारों के सामने भी है, कर्मचारियों के सामने भी है। और कई ऐसे न्यूज ओनर, मीडिया ओनर्स को भी मैं जानता हूं जिनसे मेरे संबंध है कि वो बहुत मामलों में रेशनल है, लेकिन उनकी मजबूरी है। अब उनको लगता है कि ज्यादा अगर हम वो हो जाएंगे, स्वतंत्रता दिखाने लगेंगे, तो पता नहीं कि सारी स्वतंत्रता जो है वही में चली जाए। तो इसलिए बहुत स्थितियां ऐसी है। अब आता हूँ सोशल मीडिया के कंट्रोल की जो बात हो रही है। देखिए 2013 में जब मोदी जी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और उसके बाद जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की दौड़ में वो आए, उसके बाद सबसे ज्यादा इस्तेमाल अगर सफलतापूर्वक किसी ने किया तो बीजेपी और मोदी जी ने किया, सोशल मीडिया का, ट्विटर का, फेसबुक का, जो भी उस वक्त सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म थे। शायद यूट्यूब उतना स्ट्रॉन्ग तब नहीं हुआ था। जो भी प्लेटफॉर्म थे सोशल मीडिया के, सबसे ज्यादा मतलब पॉलिटिक्स में एक तरह से लॉन्चिंग की उन्होंने बड़े लेवल पर सोशल मीडिया, उन्होंने लॉन्चिंग की और उसका लाभ उनको मिला। और नंबर 1 उन्होंने किया, नंबर 2 किया आम आदमी पार्टी ने, अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने, उन्होंने किया। कांग्रेस तो बहुत पीछे थी उस दौर में। कांग्रेसी तो कई समय उस समय तक हंसी उड़ाते थे, बोले अरे ये ट्विटर से कहीं चुनाव लड़े जाते हैं, इस देश में इतने 70 करोड़ वोटर हैं, वो जो है इतना जो है क्या ट्विटर पे, मतलब इस तरह की हंसी उड़ाते थे। उन्हें पता ही नहीं था कि क्या होने जा रहा है। वो बिल्कुल क्या कहते हैं, अज्ञानता के भाव में थे कि सोशल मीडिया कितनी जल्दी जो है टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच रही है। लेकिन आगे चल करके होता क्या है कि कई बार आपका ही हथियार, चूंकि टेक्नोलॉजी है तो जो तलवार की तरह है, उस तलवार से आप कत्ल भी कर सकते हो, तलवार से आप जो है रक्षा भी कर सकते हो, कैंची से ऑपरेशन भी होता है, कैंची से वो। तो अब सोशल मीडिया दुधारी तलवार है। अब आगे आने वाले समय जैसे जैसे मुख्य धारा का जो मीडिया है वो उसकी तमाम अपनी सीमाओं और मजबूरियों और के चलते उसमें बहुत सारी खबरों का अभाव हो गया, बहुत सारे मुद्दों का अभाव हो गया, बहुत सारी जो खबरें आनी चाहिए वो नहीं आ रही, विपक्ष की आवाज तो नहीं आ रही। तो फिर सोशल मीडिया को स्पेस मिला और सोशल मीडिया पे फिर बहुत सारे पत्रकार, आप जैसे पत्रकारों ने कमान संभाली और एक मंच प्रदान किया। और बहुत सारे लोग, रविकांत जी जैसे एनालिस्ट और पैनलिस्ट लोग जो है, जो मुख्य धारा की बजाय सोशल मीडिया पे जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो सोशल मीडिया एक जनता की आवाज के रूप में स्थापित हो गया है पिछले 8-10 सालों में। और ये सही कह रहे थे दुबे जी
कि लोगों ने अब तमाम सारे अखबार पढ़ने, टीवी देखना लगभग बंद कर दिया। अब वो लोग यूट्यूब पे देखते हैं। अच्छा, सहजता सुलभता भी है, गाड़ी में बैठा हुआ आदमी जा रहा है, अपना उसने देखा, मोबाइल खोला, अपने मन का चैनल दिखाई पड़ा, खुल दिया, शुरू हो गया, देख रहा है। किसके पास टाइम 1-2 घंटा बैठे टीवी की डिबेट देखे, अखबार तो फिर भी आदमी चलते फिरते पढ़ लेता है। तो ये सब सीमाएं भी है। और जिस तरह का एक तरफा नैरेटिव टीवी चैनलों में बनने लगा, उससे भी लोगों का मोह भंग हुआ। तो यूट्यूब चैनल और खासकर सोशल मीडिया एक तरह से एक बड़ी चुनौती के रूप में सरकार के सामने आया, और यही खाली भारत में नहीं, दुनिया भर की सरकारों के सामने ये चुनौती के रूप में आया। और इसमें एक और संकट, बहुत सारा तथ्यहीन तरह की फेक रिपोर्टिंग भी सोशल मीडिया पे हो रही है। यूट्यूब के तमाम चैनल ऐसे हैं जिनमें बिल्कुल, आज ही मैं एक चैनल देख रहा था, वो यूट्यूब का चैनल आया, राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, उनकी सजा रद्द, जेल रद्द, इस तरह की हेडिंग लगी हुई है। और अरे सुप्रीम कोर्ट कहाँ पहुंच गया, राहुल गांधी भी तो सेशन कोर्ट में मामला, वहां भी नहीं पहुंचे। अब पूरा उसमें ब्रेकिंग चल रही थी, खोल के हमने देखा तो बिल्कुल टाइट फिर कुछ नहीं हो। तो इस तरह की तमाम सारे फेक न्यूज, फेक चैनल्स भी चल रहे हैं। तो ये अब ये मौका देते हैं सरकार को और प्रशासन को और व्यवस्था को कि सोशल मीडिया को नियंत्रित करने का, एक उनको आड़ मिलती है कि सोशल मीडिया को भाई नियंत्रित करना है। भाई दंगे हो जाते हैं सोशल मीडिया की वीडियो से, खबरों से, बहुत सारी समस्याएं पैदा होती हैं, कई तरह की अश्लील वो चलते हैं, पोर्न वो चलते हैं। तो ये सब भी है, जो कूड़ा कबाड़ की बात जो द्विवेदी कह रहे थे, तो वो एक आधार है उसको नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का। अभी इसको लेके बहुत सारी बहस चल रही है। अभी इसके लिए लॉ फ्रेम होना है। बीच में एक कानून का एक मसौदा तैयार भी हुआ था, जिसको सरकार ने वेबसाइट पे डाला भी था, लेकिन उसमें तमाम आपत्तियां, सबसे ज्यादा आपत्तियां तो मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने की। हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन का अब यूट्यूब चैनल है, हर मीडिया ऑर्गेनाइजेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, और खूब तेजी से सही है, वो मेन अखबार और मेन चैनल की लाइन अलग है और डिजिटल प्लेटफॉर्म वालों की अलग है। उनमें कुछ सैटेलाइट चैनल को तो सोशल मीडिया के चैनल के रेवेन्यू से चलाया तक गया है। हाँ, अब ये भी होगा। और मैं कह रहा हूँ, तो उनको भी लग रहा है कि अगर सोशल मीडिया पे अंकुश लग गया, कंट्रोल हो गया, और यूट्यूब पे खास करके, तो उनके लिए भी दिक्कत आएगी। अभी ऊपर का तो इसलिए उसका भी विरोध हुआ, तमाम सरकार को रिप्रेजेंटेशंस दिए गए। तो अभी वो मामला फिर भेज दिया गया पार्लियामेंट की एक कमेटी को। तो अभी वो इस तरह से कानून के रूप में तो नहीं आया है, लेकिन ये जरूर है कि मीडिया, बस मैं कंक्लूड करूंगा अपनी बात को, कि मीडिया में, मैं एक लाइन में मीडिया के बारे में कहूँ, मीडिया एक ऐसी गाय है जिसका दूध तो सब पीना चाहते हैं, लेकिन जरा भी वो अगर सींग हिलाए तो डंडा मारना चाहते हैं उसको तुरंत। जो गैया होती है ना कि भाई अच्छा दूध दे रही है, 8 किलो 10 किलो बढ़िया मक्खन, वो तो बहुत अच्छी गौ माता है, लेकिन गौ माता ने अगर जरा सा सींग हिलाया या जरा सा पैर फटकारे तो डंडा ही पड़ जाता है। तब लोग भूल जाते हैं गौ माता है। तो फिर जो गौ सेवा वाले भी नहीं आते। तो कहने का मतलब मीडिया की स्थिति वही है। हर आदमी, हर कार्यक्रम में आप नेताओं से, अधिकारियों से मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए। एक प्रोग्राम मैंने कहा जिस दिन मीडिया निष्पक्ष हो गया उस दिन आप लोग जो है देश में पता नहीं रहोगे कि नहीं रहोगे। मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए, मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए। बड़े बड़े भाषण होते हैं मीडिया को लेकर के, लेकिन मीडिया निष्पक्ष कैसे हो? क्योंकि मीडिया को निष्पक्ष बनाने के लिए वैसे लोग चाहिए, वैसा नेतृत्व चाहिए, वैसे नेता चाहिए, वैसी व्यवस्था चाहिए, वैसा तंत्र चाहिए। वो फिर जवाहरलाल नेहरू जैसा कलेजा चाहिए कि नागार्जुन को बिठा के अपने खिलाफ कविताएं सुनने का मादा होना चाहिए। तो निष्पक्ष कहना आसान है, और इस मामले में क्षमा कीजिएगा, रिकॉर्ड किसी भी सरकार का अच्छा नहीं है। राज्य सरकारों का भी, चाहे किसी दल की हो, बहुत खराब रिकॉर्ड रहा है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।